नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा जो कि सितंबर में होनी है, अब ज़्यादा समय उसमें नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बचा है। और इस बार की जो पेट परीक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो इसकी वैलिडिटी दी गई है वो 3 साल के लिए दी गई है और इस बार काफ़ी वैकेंसीज़ भी आएंगी, इसलिए इसमें अच्छे नंबर लाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग पहले से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें सबका टॉपिक वाइज और एक एक क्वेश्चन सब कुछ विद एक्सप्लेनेशन। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से लिया गया है। आज हम लोग इतिहास करेंगे, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं आगे के वीडियो में आते रहेंगे। लगभग 175 क्वेश्चन के आसपास इसमें क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन। तो पूरा अगर आप देख लेंगे वीडियो तो पूरा भारतीय इतिहास इसमें से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। तो पशुपति मुहर जो है, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, अब ठीक है। तो ये पशुपति मुहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। तो पशुपति मुहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। यह सैन्धकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से बृहत स्नानागार, तो क्या क्या मिला है, तो बृहद स्नानागार, शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई गई है। ये चीज़ें मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बनवाली लिखा है लेकिन बनावली होगा। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने की थी, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। तो मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है, बनवाली से। राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। तो गुजरात में धौलावीरा लोथल है, राजस्थान में कालीबंगा है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। संक्षिप्त खुदाई की बात कर रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रमुख संस्थापक थे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। पुजारी राजाओं की मूर्ति जो है ये कहाँ से मिली है ये आपको बताना है। तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी जी ने की थी। यहाँ से मिट्टी व धातु के बर्तन, जलकुंड, इमारतें, मुद्राएं आदि मिली हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो लोथल जो है ये वहाँ का बंदरगाह था। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह है या भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर, तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955 से 63 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये मोम लोपी ढलाई, तो इसको कास्टिंग भी बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में है। तो ये 16/10/2022 में जो पेट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें यह क्वेश्चन आया था। हड़प्पा कालीन का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में जो विभाजित था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये धौलावीरा था। हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में
के मध्य खादिर द्वीप में स्थित है। तो खादिर द्वीप में स्थित है। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर, और बाकी जितने नगर थी वो 2 भागों में विभाजित थे। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? इनमें से किसको नहीं दर्शाया गया था? बाघ, गाय, गैंडा, हाथी। तो किसको नहीं दर्शाया गया था? तो यहाँ पे गाय को नहीं दर्शाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। मुहरों और मूर्तियों यानी टेराकोटा पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो ये माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो सबसे व्यापक मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.1 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा था। ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सिंधु वाले लोग जो है ये कपास का उत्पादन सबसे पहले किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कपास भारत की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। जिसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल आदि की खेती भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज जो है किसने की थी? तो किसने की थी ये आपको बताना है। एस.आर. राव। भगवा नदी जो कि अहमदाबाद में गुजरात में है के तट पर स्थित लोथल की खुदाई एस.आर. राव यानी रंगनाथ राव ने की थी। और 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगला है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है सुरकोतदा से मिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुरकोतदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1964 ईस्वी में J.P. जोशी ने की थी। लोथल से घोड़ों की लघु मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र जो है ये नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है हर्यंक वंश के शासक उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर किया था। नेक्स्ट है, अब वैदिक संस्कृति पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, वैदिक संस्कृति देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये था मगध। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? पटना और गया जिला। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, बाद में राजगृह बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये मथुरा थी। ये महाजनपद और राजधानी की है। सूरसेन की मथुरा हो गई, वज्र की वैशाली, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया था? तो ये 16 महाजनपदों का, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में देख सकते हैं। तो ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह की बात हो रही है। तो ये बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, इसी को उपनयन समारोह बोलते हैं। इस संस्कार के पश्चात ही बालक वेद वेदांगों के अध्ययन का अधिकारी हो पाता था तथा सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था।
सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? काफ़ी बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सत्यमेव जयते, तो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है ये टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो है गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ये ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है ये आपको बताना है। तो ये उपनिषद हैं जो ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। यह ज्ञान विज्ञान का मूल आध्यात्मिक स्रोत है। इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान पर जोर दिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुँचाया गया ज्ञान। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो सबसे ज़्यादा किसकी महत्ता दिखाई गई है? ऋग्वेद की बात हो रही है, तो ये इंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इनके लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिनमें 1028 सूक्त व 10,552 मंत्र हैं। ये कहीं कहीं भिन्न मिल सकता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र या फिर होता कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए उसके बाद अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो किस में आता है अपराध और अपराधी का जिक्र? तो अर्थशास्त्र में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है, न्याय मीमांसा में भी आता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये किसके हैं? ये यजुर्वेद के हैं। शतपथ और तैत्तिरीय y = TS, तैत्तिरीय प्लस शतपथ, ये जो है यजुर्वेद के हो जाएंगे। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार ऐतरेय और कौशिकी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद का हो गया। पंचविश तांड जैमिनी आदि जो है सामवेद का तथा गोपद जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्राचीन पुराण कौन सा है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो लोअर तृतीय 26/7/2016 को ये पीछे पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, शास्त्र है, योग वेद कोई उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र जो हैं किसके देवता हैं? वर्षा व चक्रवात के। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला यानी पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाओं की रचना की गई है, सूक्तों की। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म पे। गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। सिलेबस में यही इतना है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध स्पेशल दिया गया है, उनकी जीवनी और शिक्षाएं। चलिए देखते हैं। तो पहला दिया गया है स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो ये हर्मिका कहलाती है। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना जो है हर्मिका कहलाती है। हर्मिका जो है ये बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा गया होता था और इसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली है जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, धर्म एवं संघ का प्रतिनिधित्व करती है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। यह भी पेट में पूछा गया है।
तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म में के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के जो है मुखिया थे तथा माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन तो राजगीर में किया गया था, उन्हीं के मृत्यु के वर्ष देख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में व चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्न स्वरूप है और तीनों का देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में, यानी उसके 100 साल बाद वैशाली में हुई। साबा कामी अध्यक्ष थे इसके काल अशोक के शासनकाल में। तृतीय जो हुई संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगल पुत्तिश जो है इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, प्रथम शताब्दी में हुई और कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। गौतम बुद्ध का ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो ये निरंजना नदी के तट पर, ये आप ध्यान रखिएगा। निरंजना या फिर फल्गु नदी भी इसको बोलते हैं, निरंजना और फल्गु। अगर महावीर की बात करें तो उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, और गौतम बुद्ध को निरंजना या फिर फल्गु नदी पर। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग दिया। उनके गृहत्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्हें बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने डैश में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो कहाँ पे? ये सारनाथ। सारनाथ को मृगदाब भी कहते हैं, ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपत्तनम या फिर मृगदाब नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, जबकि उपसाका पिटक कोई पिटक नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक जो कि बुद्ध के प्रवचन हैं, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है, और विनय पिटक बौद्ध संघ संबंधी नियम का उल्लेख किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा कौन से पिटक में क्या दिया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचन, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन, और विनय पिटक में बौद्ध संघ संबंधी नियम। आगे देखते हैं, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये कुशीनगर या फिर कुशीनारा में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत है। तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में है। गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण राजगृह में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु ये कुशीनगर में हुई थी। अगला है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? कहाँ से किया था ये बताना है आपको। तो महाबोधि मंदिर समूह से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वह बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक, कहीं कि मल्लिक भी लिखा होता है, तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये आपका स्टैटिक जीके में आ जाएगा, जो 10 नंबर का आता है।
महाबोधि मंदिर समूह को जो है वर्ष 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो क्यों है आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। देख सकते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा यह ज्ञान स्थान बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देख सकते हैं अगला है, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब जैन धर्म देख लेते हैं, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं। तो जैन धर्म में महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पढ़ना है। तो पहला है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था यह बताना है। जृंभिक ग्राम में, ऋजबालिका नदी के तट पर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी माता जो थी त्रिशला जो है ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बचपन में इनका नाम जो था वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, इनको साल वृक्ष के नीचे। ये ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध निरंजना या फिर फल्गु नदी, जबकि महावीर जैन जो है ये ऋजपालिका नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। तो कौन सा है? ये अहिंसा को महत्व देते हैं सबसे ज़्यादा। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, ये कौन कौन से हैं? पहले 4 ही थे, 5वां जो है ये महावीर स्वामी ने ऐड किया। तो पहला अहिंसा यानी कि जीव को चोट ना पहुंचाना, सत्य झूठ ना बोलना, आस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय ना करना। 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा ब्रह्मचर्य, सात्विक जीवन बिताना। तो ये 5 थे। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य, इसका क्या अर्थ है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ये है कैवल्य। कैवल्य का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थायी हो। कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर केवलिन कहलाए। तो केवलिन किसको कहा जाता है? ये महावीर जैन को। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वह क्या क्या हैं? तो ये वह कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। देख सकते हैं, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सही आचरण। तो ये तीनों हैं। अब मौर्य वंश पे आ जाते हैं। इसमें स्पेशली सम्राट अशोक दिया गया है सिलेबस में। तो देखते हैं, पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है? तो ये मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। उसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख कौन कौन से हैं? 4 अभिलेख हैं ऐसे जिसमें उनका नाम अशोक दिया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन। ये चारों याद रखिएगा। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन में अशोक का नाम अशोक दिया गया है।
मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन हैं? तो ये कई बार पूछा गया है, सभी को पता भी होगा, मेगास्थनीज हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। विदेशी यात्री भारत की यात्रा का समय, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एक तरीके से। तो मेगास्थनीज 304 से 299 ईसा पूर्व हो गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इंडिका जो है ये इनकी रचना। फाहियान 399 414, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये ईस्वी है। फोक्यू की इनका क्या कहते हैं, ये रचना थी। ह्वेनसांग की बात करें 630 से 643 ईस्वी के बीच आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में सीयू की इनकी रचना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेगास्थनीज जो है 304 से 299 ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इंडिका इनकी पुस्तक थी। फाहियान 399 से 414 ईस्वी में आया, ईसा पूर्व में नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। फोक्यू की इनकी रचना थी। ह्वेनसांग 630 से 643 ईस्वी में, हर्षवर्धन के दरबार में सीयू की इनकी पुस्तक है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो तोशली थी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हुआ। 261 ईसा पूर्व में ये हुआ था, देख सकते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहां 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली थी, दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। तो ये कहाँ पे है? ये सारनाथ में था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। अगला है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, धौली, शहबाजगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो शहबाजगढ़ी में जो है ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है ये स्तंभ है। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वह आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इनमें से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन यानी कि उनके साम्राज्य के अंदर नहीं आता था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक आते थे। कामरूप नहीं आता था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, हिंदुकुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मगिरी यानी वर्तमान में कर्नाटक, काठियावाड़, गुर्जरा यानी मध्य प्रदेश, कश्मीर व बंगाल की खाड़ी आज शामिल थे, किंतु उसके साम्राज्य में कामरूप शामिल नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित हैं? तो सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल से हो जाएगा। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अर्धवृत्त या कटोरे की आकृति का बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले कुछ टॉपिक पे आ जाइए। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये स्पेशल दिया गया है टॉपिक। तो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें विक्रमादित्य नाम भी दिया गया था। देख सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो कौन कौन से थे? धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकर, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वराह मिहिर, जो कि उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
निम्नलिखित में से किस क्रम में आए, जो जिस क्रम में आए थे उनको देखना है। टॉमस रो दिया गया है, फाहियान दिया गया है, ह्वेनसांग दिया गया है। तो टॉमस रो तो 1615 से 19 के बीच में आए थे। फाहियान की बात करें तो 399 से 414 ईस्वी, और ह्वेनसांग की बात करें तो ये 629 से 643 ईस्वी। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, ये यहाँ पे फाहियान हो जाएंगे, फिर ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं फाहियान 399 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, ह्वेनसांग 629 से 643 ईस्वी हर्षवर्धन के शासनकाल में, टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी जहांगीर के शासनकाल में। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो धन्वंतरी कौन थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख चुके हैं, चरक संहिता संबंधित है, तो ये चिकित्सा से, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख किया गया है। खगोलविद वाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, तो ये विक्रमादित्य, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खगोलविद वाराहमिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियाँ विक्रमांग, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। तो उपाधियाँ भी इनकी याद रखिएगा, विक्रमांग, विक्रमादित्य, परम भागवत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिनके नाम निम्न प्रकार थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, करपर, वराहमिहिर, वररुच। ये 9 रत्न थे। विक्रम संवत प्रारंभ कब से हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, ये 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। ये दूसरे विक्रमादित्य हैं, तो ये गुप्त वंश वाले नहीं हैं, क्योंकि गुप्त वंश वाले बाद में आए। उसके पहले हुए थे एक विक्रमादित्य, सबसे पहले जो विक्रमादित्य थे उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रमादित्य चलाए थे। शक संवत 1878 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चलाया गया। हिजरी संवत 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। अगला टॉपिक आ जाता है हर्षवर्धन। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी। थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज राजधानी बनाई गई थी। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। यह पुष्यभूति वंश का था। इसने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था, ये आपको बताना है। तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो है ये 5 थे। हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना भी की है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये प्रयाग में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में यहाँ पे सम्मिलित हुआ था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, ये थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज किया। राजवर्धन की हत्या के पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राजपूत काल। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तो दिल्ली पर जो है ये
तोमर वंश का शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश का संस्थापक था। अनंगपाल जो है ये दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इन्होंने दिल्ली की स्थापना भी अनंगपाल ने ही की थी। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो ये कब मारा गया था? ये चंदावर के युद्ध में। बी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चंदावर का युद्ध 1193 में नहीं 94 में हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देख सकते हैं, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और वह मारा गया। निम्न में से कौन से वंश ने भारत की दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? इनमें से दक्षिण भाग पर शासन किसने नहीं किया था? चेरों ने किया था, पांड्य ने किया था, चोल ने किया था, राजपूतों ने दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। तो कब से कब तक का काल? 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल जो है ये राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, प्रतिहार एवं गढ़वाल वंश आज आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। अब आता है अगला टॉपिक, सल्तनत काल। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया ये आपको बताना है। तो खिलजी दिया गया है, लोधी, तुगलक, सैयद। इनमें से खिलजी राजवंश ने सबसे कम शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। इसने सिकंदर सानी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश से संबंधित है? तो ये गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह गौरी का गुलाम था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ये बताना है। शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी कब किया था? तो ये 1540 से 45 हो गया। अकबर की अगर बात करें तो अकबर 1556 से 1605 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से 1316 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें इल्तुतमिश की तो ये 1211 से 36। तो देख सकते हैं आप कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का था, जो कि 1211 से 1236 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का 1296 से 1316 ईस्वी। शेरशाह सूरी सूर वंश का 1540 से 1545 ईस्वी। अकबर मुगल वंश का 1556 से 1605 ईस्वी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लौह और रक्त की नीति जो है अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजतत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया था। तो सिजदा और पैबोस प्रथा का भी आरंभ बलबन ने किया था। बलबन ने नवरोज उत्सव को शुरू करवाया था। बलबन के बारे में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 1398 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद।
तो तुगलक वंश का जो कि अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इसमें 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करौना जनजात से है, कोरोना से नहीं, करौना से। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसने तुगलताबाद नामक नगर की स्थापना की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 ईस्वी, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान, तो गुजरात विजय 1298 ईस्वी, जैसलमेर विजय 1298 ईस्वी, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी, चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद राजवंश से। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश 1414 से 1491 ईस्वी का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की। जैसे पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, वह ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की? तो ये खिज्र खां हो जाएगा, जो कि सैयद वंश का संस्थापक भी था। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? सिकंदर लोदी के बारे में पूछा गया है, तो ये 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी, ऑप्शन सी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था। इसका मूल नाम ही पूछ लेते हैं। और यहाँ यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार ईंट से निर्मित ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली में कराया था। इसकी मूल योजना इस्लामी है। प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना गया। ऐबक ने कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल जो है नष्ट हो गई थी। परिणाम स्वरूप फिरोज तुगलक ने 2 छोटी छोटी मंजिल का निर्माण करा के कुतुब मीनार को 5 मंजिला बना दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख़ फिरोज शाही, तो इसके लेखक जो हैं जियाउद्दीन बरनी हैं। जियाउद्दीन बरनी एक इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। इसकी प्रसिद्ध कृति जो है ये तारीख़ फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। अब मुग़ल साम्राज्य पर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होगा। पहला है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल को जो है ये मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल 1575 में एक अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की थी। इनकी व्यवस्था काफ़ी जो है फेमस है, जब्ती प्रणाली या फिर धसाला व्यवस्था इसको कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था, आप सभी को पता होगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1638 में करवाया था। इस किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की बनी हैं। एक तो इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो कि 75 फीट ऊंची है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि
ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट 12 सवाल में पूछे थे। परिसर में प्रसिद्ध हॉल जो है दीवाने आम, जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये कौन था? ये औरंगजेब था। भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य जो है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो अकबर था। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया था। संगमरमर का पियत्रादुरा या फिर पित्रादुरा, जो भी आप पढ़ें, ये यार रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय रहा? तो ये शाहजहां के समय में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में लोकप्रिय हुआ था। इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण एतमादुद्दौला का जो है ये मकबरा था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? मुख्य विरोधी किसमें सही नहीं दिया गया है? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, तो ये सही है, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है इसमें दिया गया है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, तो ये गलत दिया गया है। तीसरा दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो दूसरा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोधी मारा गया था और अफगान सेना नष्ट हो गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू की पराजय और मृत्यु हुई। इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? ये राजा टोडरमल को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी, जिसे प्रायः टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है या फिर धसाला पद्धति। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये फरीद नाम था इनका। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को हुआ था, जिसमें विजय के पश्चात शेरशाह की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। तो कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो है 17 मई 1540 को हुआ। सीधे याद रखेंगे 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान शेरशाह घायल हो गया। 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है अभी आप देख चुके हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। दूसरा जो है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध जो है पानीपत का 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। BC 261 कलिंग युद्ध, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क के समय में, ये भी सही है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, ये भी सही है। 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उसकी मृत्यु जो हुई थी ये 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद भी ये औरंगजेब ने बनवाई थी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत जो है कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध जो है ये प्रारंभ हुआ था? तो किसके समय में? ये
औरंगजेब के समय में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिणी पश्चिमी भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख होड़ लूट लिए। यह अभियान मुगलों के से संधि तक चलता रहा। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो ऐसा कौन सा था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी? ये हुमायूं था, अकबर का पापा। बाद में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदख्शां प्रदेश का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, जिनमें हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं जो है पुनः पराजित हुआ और वह सिंध भाग गया। 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर सूर को मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन में, तो कौन सा भवन था? दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाबर का भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध नीति पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। तो उज़्बेकों की एक युद्ध नीति थी तुलगमा, इसका पहली बार भारत में प्रयोग जो है ये बाबर ने ही किया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण जो कराया था ये अकबर था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से 73 के बीच मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। यह किला 3,80,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसीलिए इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यह किला सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये हो गया आगरा का किला। अगला है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल की क्या भूमिका थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन डी। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था जो है ये देखभाल करना था। इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का जो है मकबरा है? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी का। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच जो है ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा हिंदू या मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो ये बाबरनामा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मंगोल नेता चंगेज खां से है इसका संबंध। बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जिसको तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, तो भाषा भी इंपॉर्टेंट है तुर्की भाषा में, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख भी किया है। भारत में जहांगीर का शासन क्या है? तो जहांगीर का शासन कब होता है? तो ये आपको बताना है। तो जब क्या कहते हैं अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसी के बाद जहांगीर शासक बनता है। तो 1605 ईस्वी में शासक बनता है, 1627 ईस्वी तक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके शासनकाल को जो है इसके शासनकाल को चित्रकला का जो है ये स्वर्ण युग माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जबर की मृत्यु हुई? तो यह रंगून। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उन्हें हडसन ने रंगून निर्वासित किया, जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली मुगल सम्राट कौन था ये बताना है आपको। तो ये था जहांदार शाह, या फिर इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, अजीम
उस शान, रफ़ी उस शान और जहांशाह में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी ने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फ़िकार खां इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां के हाथों का कठपुतली बन गया। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। जहांदार शाह ने लाल कुमारी नामक बेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे, तो ये लंपट मूर्ख था। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। तो लगभग 1 साल इसका शासन चला था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये शाहजहां था, देख सकते हैं आप, शाहजहां पहला ऑप्शन ही है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, जिसके बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद व ताजमहल मुख्य हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध राज कवि थे। तो अकबर के दरबार में जो कवि रहता था, रहीम खान। रहीम खान, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। पहला जो दिया गया है, अबुल फजल वह अकबर के वज़ीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो राजा मान सिंह जो है ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, तो यही वाला गलत दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे, सही बात है। मुल्ला दो पियाजा वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, ये भी सही है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो मान सिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र था। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति भी था। मान सिंह को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित भी किया था। औरंगजेब का पुत्र कौन था? इनमें से औरंगजेब का पुत्र जो है ये शाहजहां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? इलाहाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था? ये था अकबर। मुगल बादशाह अकबर के पूर्व इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर प्रांत का एक हिस्सा था। अकबर ने सैन्य महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद में एक किले का निर्माण करवाया और इलाहाबाद को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने ही प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा था। तो जो प्रयागराज दोबारा नाम पड़ गया है, पहले प्रयागराज ही था, अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद किया था। अभी जल्दी में किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये था बैरम खान। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, हो सकता पूछ लिया जाए। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हमीदा बानू बेगम यानी मरियम मकानी के गर्भ से हुआ था। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खां थे। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील यानी कि वजीर पद पर नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस के सिया समुदाय से संबंधित थे। हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो मुगल सिंहासन पे ये कहाँ पे बैठे थे? तो ये कलानौर। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं मर गया।
इसके बाद बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। बैरम खान ही जो है अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी करेक्ट है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी जो है ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किले में मिला था। ये अजमेर किले में मिला था थॉमस रो। 1615 ईस्वी में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने से राज दरबार में मिला था। तो राज दरबार में सबसे पहले जो मिला वो कैप्टन हॉकिंस, और जो थॉमस रो से मिला था उससे अजमेर के किले में मिला था। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये शेरशाह था, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरवंश का संस्थापक था, जिसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो इनमें से धार्मिक नीति की आलोचना जो अकबर के वो बदायूनी ने की थी। अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन-ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक जो वो बीरबल था। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये अकबर ही अनपढ़ था। मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 ईस्वी अनपढ़ था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद इलाही अर्थात दीन इलाही की स्थापना की। तो 1562 में दास प्रथा का अंत इसने किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया और 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया और 1583 में इलाही संवत जारी किया। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? जिसको कोतवाल कहा जाता था। जब सैया कोतवाल तो डर काहे का, गाना सुने होंगे आप लोग। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। नगर के शासन का प्रधान कोतवाल होता था और वह उन सभी कार्यों को करता था जो आधुनिक समय में नगर पालिकाएँ और पुलिस अधिकारी मिलकर करते थे, इस समय जो करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो ये कौन था? ये था जहांगीर। महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई संघर्षों के बाद अंत महाराणा अमर सिंह ने शाहजादा खुर्रम के 1615 ईस्वी पास संधि प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव का स्वागत खुर्रम किया और सम्राट जहांगीर से आज्ञा लेकर राणा अमर सिंह से संधि कर ली। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अकबर का नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जन्म जो है ये 15 अक्टूबर 1582 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। लगभग 49 साल इसने शासन किया। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफक 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अमानत खान सिराजी जूनियर असिस्टेंट में आया था। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में कराया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये भी बुलंद दरवाज़ा भी आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी असीरगढ़ यानी दक्षिण विजय की स्मृति में करवाया था। कहीं कहीं यहाँ पे गुजरात विजय के दौरान भी बताया जाता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, असीरगढ़ यहाँ पे दिया गया है, कहीं कहीं गुजरात विजय के दौरान भी बोला गया था। उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। कुछ पुस्तकों में उल्लेख किया गया है कि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। यहाँ नीचे दिया भी गया है ये बात, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये लाल किला में स्थित है, सॉरी कुतुब मीनार में स्थित है। लाल किला नहीं, ये कुतुब मीनार में है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर लगभग 23 फुट 8 इंच है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? ये हुमायूं के सहयोगी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया। पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। पंचमहल में जितने भी स्तंभ हैं वह सभी विविध प्रकार के हैं। प्रत्येक की सजावट एक दूसरे से भिन्न है और प्रायः कलश, घंटियाँ, फूल और पत्तियों को बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, बिल्कुल सही। निशात बाग जम्मू कश्मीर में, सही है। फिरोसा कोटला दिल्ली में, सही है। हुमायूं का मकबरा जो है ये इलाहाबाद दिया गया है, जबकि ये इलाहाबाद में नहीं दिल्ली में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। यह इमारत मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबरनामा तो बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखी है। शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर ने। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो यही सही हो जाएगा। तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, ये सही है। देख सकते हैं, बाबरनामा तो बाबर हो गया, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, तुझके जहांगीरी जहांगीर ने। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? दरबारी संगीतज्ञ जो थे ये मियाँ तानसेन थे। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। आईने अकबरी में अब्दुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है, जिनमें तानसेन व बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक बैजबख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की टूडी, मियाँ के मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण यानी वाड़ी विलास की कंठाभरण वाड़ी विलास की जो है उपाधि प्रदान की थी। अब आ जाते हैं मराठा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति डैश के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा भी की। तो ये बताना है। तो ये चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में हो गई, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। तो प्रथम पेशवा जो थे ये बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासनकाल से यह पद वंशानुगत हो गया और एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये भी मराठा हो जाएगा। छापा मार यानी कि गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थी? ये शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों अथवा मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे।
तो पहला पेशवा अथवा प्रधानमंत्री था, दूसरा अमात्य अथवा मजूमदार, तीसरा मंत्री अथवा वाकिया नबीस, चौथा जो था सचिव या फिर शुरू नबीस से बोलते थे, पांचवा सुमंत अथवा दबीर, छठा सेनापति अथवा सरे नौबत, सातवां पंडित राव, आठवां न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था। वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन जो थे इसमें तुकाराम थे। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता था। शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी, संपूर्ण भारत में इनका कार्यक्षेत्र था। मत जो था इनका अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य जो ये है। दूसरा चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी, बंगाल इनका कार्यक्षेत्र था। वैष्णव मत था इनका। तुकाराम 1608 से 1650 ईस्वी, महाराष्ट्र इनका कार्यक्षेत्र था। वारकरी मत इनका था। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी, महाराष्ट्र इनका भी कार्यक्षेत्र और निर्गुण मत था इनका। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो है ये किसके हाथ में था? तो ये ताराबाई के हाथ में था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया तथा उसकी संरक्षिका बन गई। ताराबाई एक बहादुर महिला थी और उसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा। शिवाजी के समय सरनोबात पद का संबंध था। सरनोबात सैन्य प्रशासन से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे, जिसमें सेनापति या सरे नौबत, ये सरनोबात लिखा गया है, सरे नौबत भी पढ़ सकते हैं। सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि की प्रबंध करता था। अब आ जाते हैं ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लगभग 50 क्वेश्चन और बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो ये किसने दी थी? तो ये औरंगजेब ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1691 में एक फरमान या शाही आदेश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। हालांकि निजी व्यापार करने वाली अधिकारियों को अभी भी शुल्क का भुगतान व्यापार करना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा। चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 से। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ये मुगलों का शासन था। तो ये मुगलों का ही शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह अकबर का जो है शासन था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार जो है प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ये राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को जो है कब्जे में लिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा हुआ उसकी हड़प नीति थी। तो ये हड़प नीति थी इसकी वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। तो 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। इसी नीति के तहत अन्य राज्यों को भी ब्रिटिश राज में मिला लिया गया जो निम्नलिखित है। सतारा को 1848 में, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, झांसी 1853, नागपुर 1854। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था? तो ये कहाँ पे स्थित था भैया? तो ये स्थित था बैरकपुर में। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए
तो वह 34वीं AI रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो कि बैरकपुर बंगाल में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो भैया बाबू सही विकल्प बताना है आपको। पहला दिया गया है, इसे सिपाही विद्रोह सिपोई म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में शुरू किया गया था। ये गलत है। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। ये भी सही है। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। देख सकते हैं बी ऑप्शन में ए सी सही है, जबकि बी गलत है। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। शुरुआत तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। स्थान देख लेते हैं नेतृत्वकर्ता। तो दिल्ली जो है ये बहादुर सादुती, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे के सहयोग से, लखनऊ बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? सिराजुद्दौला ये प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध का थोड़ा देख लेते हैं। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच। बक्सर उसके बाद होता है 1764 ईस्वी में मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेज। तो 57 में सिराजुद्दौला था और 64 में शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और मीर कासिम इसके साथ था। 3 लोग थे और अंग्रेज अलग से थे। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजी सेना की विजय हुई। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल पूछा गया है, वो भी बंगाल के। तो ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774-1785 कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की इसने। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया। किसने? लिटन ने। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किसके शासनकाल में आई? लॉर्ड रिपन के। और प्रथम नियमित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल का पद और 1837 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत की गवर्नर जनरल का पद जो है ये सृजित किया गया था। डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। वह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रीवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थीं। वर्ष इतने में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो कब पराजित किया था? कहाँ पे? तो ये 1612 ईस्वी में। स्वाली का युद्ध जो है 16 से 11-12 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना जो है ये पराजित हुई थी। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये 1498 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति भी था। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये कौन थे? ये थे मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित किया और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित
शक्तिशाली और आधुनिक बनवाया था। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बेल्लौर विद्रोह की बात हो रही है, ये 1806 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। बेल्लौर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों को बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या फिर घायल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर 1809 ईस्वी में हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। अंग्रेज़ों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि किया। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो ये 26 लाख था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज जो है विजयी हुए। मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया जो है मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? इनमें से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई था, हुगली था, चौल था, मछलीपट्टनम नहीं था। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। तो मछलीपट्टनम जो है डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश हैं। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश जो है दीव, दमन, वेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंगमेल, नागपट्टनम आदि। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? वाह भैया, तो काजू का जो परिचय कराया भारत में, ये पुर्तगालियों ने कराया। पुर्तगालियों को आप लोग भैया एहसान मानिए। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, वाह भैया, काजू भी लाए, साथ में तंबाकू भी लाए, ये सही था। मूंगफली, इसके अलावा मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। अरे भाई, इतना बढ़िया चीज़ लाए जो उसको कम लोग खाते हैं, तंबाकू को सभी लोग खाते हैं। तो भैया पुर्तगालियों ने बहुत कुछ लाया था, वो सब आप लोग खाइए, तंबाकू खाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग जो है पुर्तगालियों की ही देन है। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये 1616 ईस्वी में शुरू किया था। अंग्रेज़ों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 17 मार्च 1616 ईस्वी को उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से निकल लिए। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो कहाँ के नवाब थे भैया? ये थे अवध के नवाब। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था, जिसमें सम्मिलित सेना परास्त हुई। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। इसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। पहला शर्त, अवध के नवाब ने इलाहाबाद एवं कड़ा के ज़िले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? किसने मांगी थी भैया? तो ये थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया।
जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। सहयोग मांगा था भैया, मिला कि नहीं मिला वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो बताइए बाबू। तो ये था सआदत खां। अवध के प्रथम नवाब सआदत अनिल कपूर नहीं। अवध के प्रथम नवाब जो हैं ये सआदत अली खां 1680 से 1739 थे तथा अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह 1822 से 1887। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी आप लोग को बताया गया था। तो ये हो जाएगा 10 मार्च 1857 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी उसको। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फिर 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और उनके साथियों को मुक्त करा कर दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से नाना साहब कानपुर से एवं लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया एवं झांसी ग्वालियर में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है ये रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की, ध्यान रखिएगा। तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। हैदराबाद के निजाम ने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। भोपाल की सिकंदर बेगम ने भी अंग्रेजों का सहयोग दिया था, जबकि अवध की बेगम हजरत महल इनके खिलाफ लड़ी थी, उनका सहयोग नहीं दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह जो है बैरकपुर से शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को लखनऊ अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता किए थे। भैया नाम याद रखिएगा कौन कौन थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये कौन थी आप लोग बताइए भैया। बेगम हजरत महल अभी बताया गया। इन्हें महकपरी भी कहा जाता था। ये वाजिद अली शाह की जो ये दूसरी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो किस कंपनी द्वारा बनाए गए थे भैया? ये एनफील्ड, ऑप्शन बी। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। इनमें से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? इनमें से किसने नहीं कहा? तो कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा, बाकी जॉन लॉरेंस, आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान ने कहा था। 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, बी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो कार्ल मार्क्स और बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि जॉन लॉरेंस, शीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे एक सिपाही विद्रोह बताया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दी थी? तो अंग्रेजों ने इनको कहाँ पे फांसी दी थी? ये शिवपुरी में फांसी दी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं ब्रिटिश राज के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो टॉपिक टू टॉपिक इसमें दिया गया है, जो क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना भी है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये रेलवे हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1953
1853 होगा भैया, 1853 को लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के काल में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। तो ये 1853 हो जाएगा, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच। अगला है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी। पहले काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता था, अब पुराना क्वेश्चन हो गया है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। विलियम बेंटिक के शासन का महत्व उनके प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधारों के कारण है, जिनके फलस्वरूप वह बहुत ही लोकप्रिय हुए। सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष में राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। इन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं और उनके बुरे प्रभावों के साथ उनके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर मुफ्त में बंटवाई तथा 4 दिसंबर वर्ष 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। तो यह था प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि वगैरह। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए कि इससे देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए कि भारत की आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, ये भी देख लेते हैं, इकोनॉमी भी कवर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गए। द्वितीय क्षेत्र में आ गया विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल व बिजली आपूर्ति। तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। छप रहा है भैया इस बार ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 155 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1757 दिया गया है, 1765 दिया गया, 1773 दिया गया, 1792। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो किया गया था, लेकिन यहाँ पे 1773 में नहीं किया गया था, इसके तहत किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड की सरकार को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक था। सर एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट जो है इसके अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं दिया गया था। निम्न का मिलान करें। तो भैया मिलान करना है, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसका जो है ये रास बिहारी बोस थे और सुभाष चंद्र बोस, तो ये सुभाष चंद्र बोस लग जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट, ये हो जाएगा। देख सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकाना के द्वारा। इसके अलावा मित्र मेला 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसकी स्थापना की थी। तो गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था ये बताना है। तो ये बंगाल और बिहार में, ऑप्शन ए करेक्ट है।
इसका डिटेल ज़रूर देखिए। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसे कहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा लगा है, ओल्ड मैन लगा है, तो वैसे भी ये ग्रैंड ओल्ड मैन हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान से में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई माजदयायन सभा, राफ्त गोप्तार पत्र, 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में स्थापना एवं वर्ष 1886, 1893 और 1996 ईस्वी में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। निम्न का मिलान करें, तो भैया मिलान करना है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दिया गया है, तो ये तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। तो पहला का जो है ये तीसरा हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन में है। दूसरे का पहला हो जाएगा, तो इसमें यही वाला हो जाएगा, देख सकते हैं, सी हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की। इसका वर्ष भी याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय, आर्य समाज उसके बाद आता है काफ़ी दिन बाद 1875 में दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में, और सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने 1873 ईस्वी में। डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था बाबू। तो ये कब मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये 1909 ईस्वी में आया था। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था भी की गई। इसके परिणामस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। तो यहीं से भारत का विभाजन स्टार्ट हो गया भैया। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? भारत में तो 1853, 2 जगह दिया गया है, बम्बई और थाने के बीच। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बनाया गया। भारतीय रेल एशिया की बृहत्तम तथा विश्व की तृतीय बृहत्तम रेलवे प्रणाली है। रेलवे की लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान अमेरिका, रूस और चीन के बाद है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? सबसे पहली जनगणना तो जो हुई थी 1872 ईस्वी में, जबकि रेगुलर जनगणना पूछे तो ये 1881 हो जाएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जो है ये दादाजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? कौन सी संबंधित नहीं थी? जमींदारी यानी कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित थी, मालवाड़ी भी थी, व्यवस्था भी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी, दस्तक व्यवस्था
संबंधित नहीं है इससे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका भी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा, सारी व्यवस्था के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की। कौन कौन सी हैं? पहली तो हो गई जमींदारी पद्धति 1793 ईस्वी में, दूसरी रैयतवाड़ी पद्धति 1792 ईस्वी में, तीसरी महालवाड़ी पद्धति 1822 ईस्वी में, जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो किस स्थान पर था? ये बॉम्बे, जो कि अब मुंबई हो गया है। भारत का पहला डाकघर 1764 में बॉम्बे और मुंबई में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो पहला डाकघर स्थापित किया गया 1774 में बॉम्बे में, पहला डाक टिकट जारी किया गया 1854 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया था? ये कौन पारित किया था भैया? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे अधिनियम 10 1856 भी कहा जाता है, अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके समय में ही राज विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। 1891 में BM मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये 12 वर्ष से कम की। सन 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया। क्या घोषित किया? कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। 1795 ईस्वी और 1804 ईस्वी के बंगाल विनियमन अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे अधिक बल दिया। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। हंटर शिक्षा आयोग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रखा गया था। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया तथा उन्हें स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में शिक्षा देने का सुझाव दिया। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? ब्रिटिश शासक को जाता है। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया। भारत को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष किसमें कानून पारित किया था? तो ये 1829 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक था। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना किस शहर में की थी? तो ये बॉम्बे में की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ भी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने की थी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसी सती प्रथा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया व स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे। उनके विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है इसका हिस्ट्री का कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। तो ये हिस्ट्री समाप्त हुआ। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगले वीडियो में आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।